नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? रेणुका जगतियानी, किरण मजुमदार शॉ, रोशनी नादर या सूजन आर्नोल्ड। तो देखो सर, ये जो वॉल्ट डिज्नी है ये अपने 98 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुआ है जब इसके कोई महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। और जो महिला अध्यक्ष पहली नियुक्त हुई हैं वॉल्ट डिज्नी की, वो नियुक्त हुई हैं सूजन आर्नोल्ड। ओके, वो कौन होंगी सर? सूजन आर्नोल्ड। अगर सूजन आर्नोल्ड की बात करें हम सर, तो ये पिछले 14 साल से जो वॉल्ट डिज्नी के प्रेसिडेंट बोर्ड थे उस बोर्ड के मेंबर में शामिल थी हैं। अब ये होंगे सूजन आर्नोल्ड, महिला अध्यक्ष वॉल्ट डिज्नी की। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगी? तो सर ये जगह ले लेंगी बॉब इगर का। बॉब इगर का। इससे पहले बॉब इगर इस पोस्ट पे थे, वॉल्ट डिज्नी के प्रेसिडेंट थे बॉब इगर। अब इनकी जगह लेंगे सूजन आर्नोल्ड। बॉब इगर लगभग पिछले 15 सालों से इसके प्रेसिडेंट थे सर, वॉल्ट डिज्नी के लगभग 15 सालों से। ओके, तो अब बॉब इगर की जगह लेंगे सूजन आर्नोल्ड। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी सूजन आर्नोल्ड। अगला, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखरन या राजेश गोपीनाथन। तो सर जो असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है असम वैभव, ये इस बार दिया जाएगा असम वैभव रतन टाटा को। ये टाटा ग्रुप के हैं सर, हेड हैं। तो असम वैभव पुरस्कार दिया जाएगा, जो सर्वोच्च सम्मान है असम का, ये दिया जाएगा सर रतन टाटा को। बेसिकली क्या हुआ है ना, 2018-19 में अगर आप देखोगे तो जो टाटा ट्रस्ट ने है ना, वो असम की सरकार के साथ मिलकर कैंसर की देखभाल के लिए कई सारी इकाइयां स्थापित करा है सर असम में। यानी कैंसर के इलाज के लिए कई सारे कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर सेंटर्स खोले गए हैं टाटा ट्रस्ट की तरफ से असम में। तो उसी को देखते हुए रतन टाटा जी को ये असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं सर हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। ओके, इन्हीं की गवर्नमेंट ने चुना है सर असम वैभव रतन टाटा जी को। ओके, अगला, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो देखो सर, जो देश का सबसे बड़ा अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है वो बन गया है सर गुजरात। ठीक है, इसने किसको ओवरटेक किया है, यानी इसने किस राज्य को पछाड़ा है? तो वो होगा सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पछाड़कर अभी गुजरात बन गया है भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करती है? तो ध्यान रखना सर, ऐसी जो रिपोर्ट आती है ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग हब अभी भारत का सबसे बड़ा बन गया है, वो बना है सर गुजरात। ओके, अगर देखो एक टर्म होता है सर, इसको पता करने के लिए, जीवीए जिसको बोलते हैं, जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, अगर हम जीवीए की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात करते हैं सर, तो गुजरात का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो है वो 15.9% बढ़ा हुआ है। ओके, अगर हम एनुअली जीवीए की बात करें 2019 से 2020-21 की, यानी कि एनुअली अगर जीवीए की हम बात करें कितना ग्रोथ आ रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, तो जो गुजरात का है सर, गुजरात का जीवीए है वो है लगभग 7.5% के अप्रॉक्स। ठीक है, और जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये है लगभग सर 4.34% के आसपास, यानी कि लगभग इससे दुगना, महाराष्ट्र से दुगना है गुजरात का जीवीए। ओके, रीजन देखो इसके पीछे क्या है, जो गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, रीजन इसके पीछे ये है ना सर, गुजरात में एक प्रोग्राम है सर, सिंगल विंडोज फॉर बिजनेस क्लियरेंस, यानी कि जो बिजनेस के लिए जितने भी क्लियरेंस चाहिए होती हैं वो आपको एक ऑफिस से एक जगह से मिलेंगी।
ठीक है, वो मिल सकेंगे। ठीक है, दूसरी चीजें हैं यहाँ का जो सिंप्लीफाइड लेबर नॉर्म्स का जो लेबर के टर्म्स एंड कंडीशन है वो एकदम सिंप्लीफाइड है, क्लियर कट है सर कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है लेबर के लिए, वो चीजें फॉलो होंगी, कंपनी ऑटोमेटिक रन करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ थी सर जिसकी वजह से अभी गुजरात बना है मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया का। तो आंसर है सर मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना है अभी? गुजरात। पछाड़ा किसको है सर? ओवरटेक करा है इसने महाराष्ट्र को। रिपोर्ट जारी करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, अमित शाह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? झांसी, आगरा, सहारनपुर या हमीरपुर? तो देखो सर, जो उत्तर प्रदेश में जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है सर, वो रखी गई है सहारनपुर में। बेसिकली ये देखोगे तो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है सर। ओके, तो पश्चिमी यूपी में है सर सहारनपुर, वहीं पे रखा गया है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला। अगर हम देखें सर इस विश्वविद्यालय में को बनाने में तो लगभग 92 करोड़ रुपए के आसपास इस पे खर्च आया है सर। और ये जो विश्वविद्यालय है ये 50.4 थे यानी 50.43 एकड़ में फैला हुआ है। इतना इसका है सर क्षेत्रफल 50.43 एकड़ और 92 करोड़ की लागत आई है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने में। देखोगे ना तो मां शाकुंभरी देवी वहाँ के एक देवी हैं जिनकी मंदिर भी है वहाँ पे, तो उन्हीं के नाम पे इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है सर पश्चिमी यूपी में सहारनपुर में। 92 करोड़ जिसमें हुई आई है लागत। ओके, तो अगर पूछता है सर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो वो रखी गई है सर सहारनपुर में। अगला, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? अयाज मेमन, पीएन सुदर्शन, डॉक्टर सूर्य प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सर, ये जो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक है ये लिखा है सर डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर लोकतंत्र, राजनीति और धर्म यानी पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ये पुस्तक लिखा है सर डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने। ये जो डॉक्टर सूर्य प्रकाश है ना सर, ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है दिल्ली में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसके वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं सर। ये वाइस चेयरमैन आप कह सकते हो लाइब्रेरी के, ये वाइस चेयरमैन है। ओके, वाइस चेयरमैन है। ओके, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक वेटरन जर्नलिस्ट भी हैं, वेटरन जर्नलिस्ट भी हैं। ओके, तो इन्होंने लिखा है डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अगर हम बात करें से इस बुक का रिलीज किसने किया यानी विमोचन किसने किया, रिलीज किसने किया, तो वो करा है सर भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू ने। ठीक है, विमोचन करा इस बुक का भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू ने। ये बुक जो है ये अब जो भारत के पॉलिटिकल और सोशल इशूज हैं उसके बारे में आपको मिलेगी। तो इस बुक को लिखा है सर डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अगला, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो चर्चा में रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? देखो सर, ये जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है जिसको अभी हाल ही में काफी न्यूज में आया, आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो ये जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ये है सर पश्चिम बंगाल में। बेसिकली ये पड़ता है सर कोलकाता में, कोलकाता में। तो आंसर होगा सर इसका पश्चिम बंगाल। ये क्यों न्यूज में था? ये न्यूज में था सर इसके शॉर्ट टर्म एडॉप्शन ऑफ एनिमल जो प्लान है, शॉर्ट टर्म एडॉप्शन ऑफ एनिमल, एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स, ये इसका प्लान है सर, इसी की वजह से ये है सर न्यूज में। ओके, तो ये अभी अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, देखो ये प्लान पूरा क्या है, शॉर्ट टर्म एडॉप्शन ऑफ एनिमल, मतलब इसके तहत क्या होगा, आप इस जू के किसी भी जानवर को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं किसी बर्ड्स को, किसी एनिमल्स को, तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है सर कि आप उसको अपने घर लेके आएंगे, वो रहेगा जू में ही, बाकी उसको आप एडॉप्ट कर सकते हो, उसको कुछ खाना दे सकते हो, उसकी जो खर्चा है वो आप उठा सकते हो, उसका केयर कर सकते हो। बेसिकली ये केयरिंग प्रोग्राम आप कह सकते हो कि आप उस जिस बर्ड्स को या जिस एनिमल को आप एडॉप्ट कर रहे हो आप उसकी केयर कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम चलाया है सर शॉर्ट टर्म एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स प्रोग्राम अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, जो कि है पश्चिम बंगाल में, और इसी वजह से ये था सर न्यूज में। ओके, अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में
चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम यानी चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया है? उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली या असम? देखो सर, ये क्वेश्चन छूट गया था। तो अभी चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को वापस लिया है सर उत्तराखंड सरकार। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो क्या हुआ है ना, एक बिल आया था उत्तराखंड की असेंबली में, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल, ठीक है, जिसको पास कर दिया गया था उस समय, और ये बन गया था चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो ये देखो एक्ट के अंदर क्या था, इसके अंदर जो चार धाम है यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री और साथ ही साथ 49 टेम्पल हैं सर इस कड़ी में, 49 मंदिर हैं, ठीक है। इन सबको लेके एक श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे वैष्णो देवी कटरा में जो है वो श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो ये था कि इन चारों धामों को और ये उसी के अंतर्गत जो लगभग 49 टेम्पल्स आते हैं, इनको लेके एक श्राइन बोर्ड की स्थापना होगी जो इसके कार्यभार को, इसके मैनेजमेंट को देखेगा सर। तो इसको लेके एक बिल बना था जो कि पास भी कर दिया गया था। बाद में इसके जो महापंचायत समिति वगैरह है, वहां पे जो वहां के पुरोहित वगैरह हैं, उन लोगों ने अपोज किया था इसका कि इसके बाद हम लोगों का रोल खत्म हो जाएगा, यही सारी चीजें थी उसमें। तो इस वजह से इस बिल को इस एक्ट को क्या कर दिया गया सर, तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया, यानी वापस ले लिया गया, ठीक है। तो अगर पूछता है सर चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम यानी चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट किस सरकार ने वापस लिया है, तो ये लिया है सर उत्तराखंड की सरकार ने। ओके, अगला, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने हाल ही में भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग, रेल विभाग, नीति विभाग या दूरसंचार विभाग? तो देखो सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसके साथ हमारा दूरसंचार विभाग ने मिलकर संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 लॉन्च किया था, ठीक है। तो देखो सर, संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 क्या था, ये एक प्रकार का वर्चुअल इवेंट था जो कि 30 नवंबर से 4 दिन का था सर। ये 30 नवंबर से लेके और ये 3 दिसंबर तक हुआ है, वर्चुअल इवेंट था सर, ठीक है। 4 दिन तक चला है सर, 30 नवंबर से लेके और 3 दिसंबर तक, जिसमें लगभग 400 पार्टिसिपेंट्स थे सब, 400 पार्टिसिपेंट्स थे। और साथ ही साथ इसमें जैसे पावर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे सर। ओके, तो ये साइबर ड्रिल जो हुआ 2021 का, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा सर? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगर हम साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स देखें जो अभी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान सर 10th नंबर पे था भारत। ओके, अगला, जॉनसन जॉफरी का निधन हो गया, वह कौन थे? लेखक, पत्रकार या कास्टिंग निर्देशक या इनमें से कोई नहीं? देखो सर, ये नाम हमने उल्टा लिख दिया, जेफरी जॉनसन इनका नाम था, जेफरी जॉनसन। इनका निधन हो गया। यह एक कास्टिंग निर्देशक थे यानी कास्टिंग डायरेक्टर थे सर। अगर हम बात करें तो लगभग 91 की एज में इनका हुआ है सर अभी डेथ, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1930 को। तो ये इतना नहीं पूछा जाता सर, पूछा जा सकता है कि जेफरी जॉनसन का जो निधन हुआ है यह क्या थे? तो ये थे सर एक कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, कास्टिंग निर्देशक। अगला, मैग्डेलिना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? आइसलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो सर मैग्डेलिना एंडरसन जो हैं वो पहली प्रधानमंत्री बनी है सर स्वीडन की, यानी स्वीडन में पहली बार ही हुआ है ऐसा कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, और वो बनी है सर मैग्डेलिना एंडरसन। देखो इस बार ये हुआ है कि यहाँ की जो कैबिनेट है उसमें सबसे अधिकतर मतलब जो मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है, ठीक है। और यहाँ के पार्लियामेंट में भी जो मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है, तो इसलिए फीमेल ही यहाँ के PM बनी है, इस बार प्रधानमंत्री बनी है, वो बनी है सर मैग्डेलिना एंडरसन, ठीक है। तो अगर पूछता है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो स्वीडन की, या पूछ सकता है सर स्वीडन की अभी प्रधानमंत्री कौन बनी है, वो बनी है मैग्डेलिना एंडरसन, ठीक है। दूसरा सवाल इससे बन सकता है सर कि स्वीडन में ही पहली बारी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर को मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है, यानी उनको मिनिस्टर भी बनाया गया है, यानी ट्रांसजेंडर मिनिस्टर बना है पहली बार स्वीडन में ही, जिनका नाम है लीना
एक्सेल्सन, लीना एक्सेल्सन, 51 ईयर एज है सर इनकी। ये पहली बारी ये ट्रांसजेंडर है सर, ये पहली बारी बनी है एक मिनिस्टर, ओके, स्वीडन में। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकता है सर यहाँ से कि मैग्डेलिना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो बनी है सर स्वीडन की। और किस देश में स्वीडन की पहले ट्रांसजेंडर जो मिनिस्टर बने उनका नाम क्या है, तो वो है सर लीना एक्सेल्सन, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।